Hello learners, welcome to Commerce Education Hub by Prachi and this is Prachi. So today we are here to study about the external environment. ठीक है, आज हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे और ये हमारा यूनिट 4 है बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसका ये पार्ट 4 है. ठीक है, पार्ट 3 में मैंने आपको टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट में इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में बताया था. ठीक है, एनवायरनमेंट 2 टाइप्स के होते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. तो इससे पहले वाला वीडियो जिसने नहीं देखा हो तो प्लीज़ पहले यूनिट 4 का पार्ट 3 देख लें, जिसमें मैंने इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में डिटेल स्टडी करी है. ठीक है, ये हमारा पार्ट 4 है जिसमें हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. देखते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है. इससे पहले वाले वीडियो मैंने आपको इंटरनल एनवायरनमेंट बताया था. इंटरनल एनवायरनमेंट जो हम इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, जो हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रहकर उसके रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, दैट इज़ इंटरनल एनवायरनमेंट. और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो भी बाहर के फैक्टर्स, फोर्सेस, रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम अपने बिजनेस में यूज़ करते हैं, दैट इज़ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. अब देखते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है और किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना होता है. ठीक है, तभी आप उन एक्सटर्नल रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज़ कर सकते हो. तो उसमें फर्स्ट आता है सोशल एनवायरनमेंट. सोशल एनवायरनमेंट में क्या इंक्लूड होता है? देखिए, सोशल एनवायरनमेंट पहले तो समझते होता क्या है. देखिए, जो भी हम सोसाइटी के वेलफेयर के लिए करते हैं, ठीक है, सोसाइटी के हित में जो भी वर्किंग की जाती है, उनको समझ के, उनको वैल्यूज़ को, उनके इमोशंस को समझ के जो भी वर्किंग की जाती है, दैट इज सोशल एनवायरनमेंट. क्योंकि आप जो रिसोर्सेज यूज़ करते हो उसमें जो रिसोर्सेज होते हैं वो सोसाइटी के ही रिसोर्सेज होते हैं. तो उसमें हमें पहले सोशल वेलफेयर के बारे में थिंक ओवर करना पड़ता है उनको यूज़ करने से पहले. तो देखिए क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें. उनके एजुकेशन के बारे में, उनके फैमिली, उनके मैरिज, उनके वैल्यूज़, उनके एथिक्स के बारे में थिंक ओवर करना पड़ता है अपने बिजनेस में. ओके, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल करनी पड़ती हैं. ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ भी हो सकती हैं जो आप सोसाइटी के हित में कर रहे हो. कल्चरल डिटर्मिनेशन, गुड्स एंड सर्विसेज, जो कल्चर में गुड्स और सर्विसेज चल रहा है उसको डिटरमाइन करना कि क्या वो सर्विसेज चाहते हैं और क्या गुड्स, मतलब किस टाइप का गुड्स या फिर क्या टेस्ट और प्रेफरेंस चल रहा है सोसाइटी में, उन सब चीज़ों को डिटरमाइन करना. ठीक है, सोशल ऑडिट करना. ठीक है, ऑडिट क्या, जैसे आप अपनी कंपनी के लिए क्या कहते हैं ऑडिटिंग कराते हो, जो कि एक चार्टेड अकाउंटेंट करता है, जिसमें वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बैलेंस शीट वगैरह चेकआउट करता है कि उसमें कोई एरर तो नहीं है या फिर कोई उससे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा बिजनेस पे. तो जस्ट दैट सेम एज हेयर सोशल ऑडिट की जाती है, जिसमें आप ऑडिटिंग करते हो सोसाइटी में कि क्या उनके एथिक्स हैं, क्या उनके वैल्यूज़ हैं. ठीक है, क्या फिलॉसफी आप अपना सकते हो सोसाइटी के लिए. अवेयरनेस रखनी पड़ती है. ठीक है, सोशल एनवायरनमेंट में रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, वुमेन का रोल बहुत होता है सोसाइटी में, तो उसके हित में कुछ करना है. ठीक है, ट्रेडिशन और कस्टम्स जो चल रहे हैं उसके हिसाब से. तो दैट मीन्स इन अ सिंपल वर्ड व्हेन विच इज़ यूज्ड एंड विच इज़ डन फॉर द वेलफेयर, फॉर द सिक्योरिटी, ठीक है, फॉर द एथिक्स ऑफ द सोसाइटी, दैट इज सोशल एनवायरनमेंट. राइट, नेक्स्ट देखते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या होता है. स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोडक्ट, रोल ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, कंज्यूमर एजुकेशन, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, लोकेशन ऑफ बिजनेस, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग, प्रोसीडर्स ऑफ कैपिटल, साइज ऑफ प्लांट, पॉपुलेशन कंट्रोल, पोल्यूशन कंट्रोल एंड रिडक्शन, है ना, पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग रिस्ट्रिक्शंस, ई गवर्नेंस, ई लाइसेंसिंग सिस्टम. ठीक है, ये सब क्या होता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. मतलब आपका जो प्रोडक्ट है उसका स्टैंडर्ड क्या है, किस स्टैंडर्ड से आप प्रोडक्ट सेल करो. ऐसा तो नहीं उसका प्राइस तो बहुत हाई रख दिया और वो स्टैंडर्ड उसका अच्छा नहीं है, लो स्टैंडर्ड पे और हाई प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हो. तो उससे क्या है, कस्टमर बेचारा जो नॉर्मल है, ठीक है, पैसे वाला है, रिच है, तो उसके लिए इतना ज़्यादा उस पर नहीं असर पड़ेगा. लेकिन जो नॉर्मल, जो मिडिल क्लास और जो लोअर लेवल के जो लोग पीपल्स होते हैं, वो इतने महंगे प्रोडक्ट को अगर खरीद भी रहे हैं तो उनका स्टैंडर्ड अच्छा नहीं दे रहे हो आप, उससे क्या होगा, वो लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे. तो जो स्टैंडर्ड रख रहे हो प्रोडक्ट का, वो चाहे वो रिच पीपल्स के लिए रख रहे हो या फिर एज वेल एज पुअर पीपल के लिए रख रहे हो, दोनों को देखकर रखना पड़ता है. ठीक है, गवर्नमेंट का रोल होता है बहुत सारा, जिसमें पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में जो कि इंक्लूड होता है कंज्यूमर के एजुकेशन के बारे में सोचना है. ठीक है, कंज्यूमर के एजुकेशन पे ध्यान देना है. उसके लिए क्या होता है, लेवलिंग की जाए प्रोडक्ट पे, ताकि वो कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले उस लेवलिंग को पढ़ें, उस टैगलाइंस को पढ़ें, देन आफ्टर वो यूज़ करें, है ना.
इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग होना चाहिए, आपका बिजनेस किस जगह लोकेट है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग होना चाहिए आपके पास, आप किस प्रोसीडर से कैपिटल को इन्वेस्ट कर रहे हो अपने बिजनेस पे, आपके प्लांट की साइज क्या है, ठीक है, और उसके हिसाब से आपने पोल्यूशन कंट्रोल और रिड्यूस करने के लिए क्या क्या कर रखा है ना। कोई भी बिग्स की कंपनी है जैसे बहुत धुआं होता है, ठीक है, बहुत धुआं होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, कितना पोल्यूशन होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपने क्या इक्विपमेंट्स, क्या यंत्र तंत्र यूज़ किए हैं उसको रिड्यूस करने के लिए, तो वो चीज़ें पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आती हैं, ठीक है। पैकेजिंग कैसी है आपकी प्रोडक्ट की, एडवर्टाइजिंग रेस्ट्रिक्शन, मतलब आप जो एडवर्टाइजमेंट करा रहे हो उसको रेस्ट्रिक्शन से करा रहे हो या नहीं, ठीक है। एक रेस्ट्रिक्शन होता है कि आप न्यू साइन बोर्ड लगवा रहे हो तो आप क्या कहते हैं, इनकम टैक्स के सेक्शन में आ जाते हैं, क्योंकि न्यू साइन बोर्ड काफ़ी कॉस्टली लगते हैं, और देखे होंगे लाइट्स वगैरह जलती हैं उसमें रात में, तो उन सभी चीज़ों की एडवर्टाइजमेंट की भी रेस्ट्रिक्शन होती है। ई गवर्नेंस को मैंने इसलिए हाईलाइट किया क्योंकि मैं इसे बताना चाहती हूँ कि ई गवर्नेंस क्या होता है। देखिए एक एप्लीकेशन है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, मीन्स ICT की एक एप्लीकेशन है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, जिसका मेन पर्पस होता है गवर्नमेंट सर्विसेज को डिलीवर करना, ठीक है, या फिर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन ट्रांजैक्शन को एक्सचेंज करना, या फिर कोई भी ट्रांजैक्शन की जाती है, ठीक है, किन किन लोगों के बीच में की जाती है, चाहे वो गवर्नमेंट टू सिटीजन हो, जिसको G2C कहते हैं, गवर्नमेंट टू सिटीजन हो, चाहे G2B हो, मीन्स गवर्नमेंट टू बिजनेस हो, चाहे G2G हो, मीन्स गवर्नमेंट हो, या फिर G2E हो, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। किन किन लोगों के बीच में, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज, ठीक है। ये सभी ट्रांजेक्शन्स जो की जाती हैं इन लोगों के बीच में, तो उन सभी की इंफॉर्मेशंस को एक्सचेंज करने में, उनकी इंफॉर्मेशन को डिलीवर करने में ई गवर्नेंस हेल्प करता है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया हो। अब देखते हैं ई लाइसेंसिंग सिस्टम क्या। ई लाइसेंसिंग सिस्टम जो कि एक एक्ट है जो कि 12 सितंबर 2013 को बना था, तो उसमें ई लाइसेंसिंग में क्या होता है, ऑनलाइन काम कराए जाते हैं, जिसमें ऑनलाइन ही चेक किया जाता है कि लाइसेंसिंग उन्होंने प्रॉपरली अपना जो बिजनेस है उसका उनके पास लाइसेंसिंग है या नहीं है, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस है या नहीं है। तो ये सभी चीज़ें पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आती हैं। तो सोशल एनवायरनमेंट को ध्यान रखना पड़ता है कि ध्यान रखकर आपको एनवायरनमेंट को यूज़ करना पड़ता है बिजनेस में, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को ध्यान रख के बिजनेस में यूज़ करने पड़ते हैं एक्सटर्नल रिसोर्सेज को। नेक्स्ट देखते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है। इकोनॉमिक जो कि इकोनॉमिक की ग्रोथ के लिए जो भी कर सकते हैं आप, इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी, ठीक है, इकोनॉमिक के लिए उसकी ग्रोथ की क्या स्ट्रेटेजी अपना रहे हो आप, कैसे ग्रोथ बढ़ा सकते हो इकोनॉमी की, ठीक है, इंडस्ट्री की कैसे ग्रोथ बढ़ा सकते हो, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन, मनी और कैपिटल मार्केट को इसमें थिंक ओवर करना पड़ता है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है भाई, हर बार गवर्नमेंट चेंज होती है, मतलब आई मीन जब जितने साल बाद गवर्नमेंट चेंज होती है तो वो अपनी अपनी न्यू पॉलिसीज़ लेकर आती है, तो उन पॉलिसीज़ को आप कैसे फेस कर रहे हो, ठीक है, कैसे फेस कर सकते हो, उन सभी चीज़ों को थिंक ओवर किया जाता है। एनुअल बजट बनाया जाता है, सेविंग्स का जो रेट है वो देखा जाता है, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है, ठीक है, वन कंट्री टू अनदर कंट्री, उन सब चीज़ों को देखा जाता है। प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट कंपनीज को भी महत्वता दी जाती है, तो ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में इंक्लूड होती है। नेक्स्ट देखते हैं रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। रेगुलेटरी जिसमें सब कुछ रूल्स, रेगुलेशन और प्रोविजन एक्ट्स के अंदर किया जाता है बिजनेस में, जिसमें क्या आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जिसमें क्या होता है, चाहे आप डील कर रहे हो अपने वेलफेयर के लिए, दैट इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। आप डील कर रहे हो सोशल जस्टिस के लिए, दैट इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। आप डील कर रहे हो, ठीक है, एनवायरनमेंट के लिए, या फिर आप डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए डील कर रहे हो, दीज ऑल आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। क्या क्या, वेलफेयर के लिए डीलिंग कर रहे हो, सोशल जस्टिस के लिए डील कर रहे हो, डेमोक्रेसी के लिए डील कर रहे हो, या फिर एनवायरनमेंट के लिए डीलिंग कर रहे हो, दैट ऑल आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो इन प्रिंसिपल्स को ध्यान रखना पड़ता है और इन प्रिंसिपल्स के लिए आपको डील किया जाता है, ठीक है, आप डील करते हो इन प्रिंसिपल्स के लिए, इनको प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट आता है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स तो आप 9th 8th वगैरह में पढ़ते हो, सिविक्स वगैरह में, पॉलिटिकल साइंस में आता है, तो आई होप सबको पता होगा, जिसको F7 के नेम से जाना जाता है, जिसमें 7 फंडामेंटल राइट्स होते हैं। चलो एक बार ब्रीफ करा देती हूँ कौन कौन से राइट्स होते हैं। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, राइट टू फ्रीडम फॉर रिलीजियन कल्चर, ठीक है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज,
ठीक है। तो दीज आर 7 फंडामेंटल राइट्स। जो लास्ट ऊपर के जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं तो सबको पता होते हैं, बट एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का जो राइट है ना वो मैं बताना चाहूँगी। ये राइट स्पेशली उन पीपल्स के लिए बनाया गया है जिनको राइट नहीं दिया जाता है इन 6 राइट्स में से। मीन्स जो मैंने 6 राइट्स बताए, इक्वलिटी, फ्रीडम, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन या रिलीजन कल्चर का जो राइट दिया जाता है, एजुकेशन और प्रॉपर्टी का जो राइट दिया जाता है, अगर इनमें से उन्हें कोई राइट नहीं दिया जाता है तो अंडर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंडर, जो कि आर्टिकल 32 में बना था ये राइट, जिसमें ये बोला गया है कि कोई भी बंदे को अगर राइट नहीं दिया जा रहा है इन 6 राइट में से तो वो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में स्यू कर सकता है, ठीक है, अपना फंडामेंटल राइट लेने के लिए। जो फंडामेंटल राइट प्रोटेक्शन है वो लेने के लिए स्यू कर सकता है कि उसको ये राइट नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो दैट इज द 7th राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आगे देखते हैं पॉलिसीज रिलेटेड टू लाइसेंसिंग। क्या पॉलिसीज है लाइसेंसिंग के लिए, ठीक है। मोनोपोलीज को ध्यान रखना पड़ता है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हो आप, वो चीज़ देखी जाती है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो एक्ट है उसको ध्यान रखना पड़ता है। बिजनेस लॉज हैं, चाहे उसमें सेल्स ऑफ गुड एक्ट हो 1930 या फिर मॉनेटरी ट्रेड प्रैक्टिसिंग वाला एक्ट हो 1969, है ना, जिसमें क्या होता है जितनी भी मिसरिप्रेजेंटेशंस होते हैं प्रोडक्ट की या फ्रॉडलेंट्स होते हैं, ठीक है, तो उन सभी चीज़ों को के लिए ये एक्ट बनाया गया है। और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है 1955 या कंपनी एक्ट है 1950-60, ठीक है। तो ये सभी जो एक्ट हैं ये आप NTUGC नेट का एक और यूनिट है लॉज एंड एक्सपेक्ट, उसमें मैं ब्रीफली इन सभी एक्ट्स के बारे में बताऊंगी। तो फिलहाल अभी रेगुलेटरी एनवायरनमेंट आई थिंक समझ में आया हो। चलिए आगे देखते हैं मार्केट एनवायरनमेंट। मार्केट एनवायरनमेंट में क्या आता है, बाइंग बिहेवियर देखा जाता है कि आपका जो बिहेवियर है, ठीक है, परचेजिंग का, वो किस तरीके से आप उन परचेजिंग का बिहेवियर रख रहे हो, ठीक है, कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करना, ठीक है। दूसरी बात, जो खरीदारी लोग कर रहे हैं बाइंग बिहेवियर में, तो आप किस तरीके से उसकी खरीदारी को बिहेव दे रहे हो, ठीक है, किस तरीके से जो जैसे सामने से कस्टमर कोई चीज़ मांग रहा है ना, आप उसकी बात को समझ ही नहीं पा रहे हो और आपने कहते मेरे पास ऐसी चीज़ नहीं है, तो वो क्या कहेगा, यार ये सीधे मुँह बात नहीं करता, इसने बड़े मतलब नॉट वेल बिहेवियर मेरे साथ बिहेव किया है, मतलब प्रॉपरली मुझसे बात भी नहीं की, प्रॉपरली मेरे प्रोडक्ट को सुना नहीं, और बहुत ज़्यादा प्राउडी लग रहा है, आप ज़्यादा प्राउडी उससे बात कर रहे हो कस्टमर से, या उसको प्रॉपर डीलिंग नहीं दे रहे हो, तो वो क्या है, वो आपकी उसको बेकार कर सकता है, ठीक है, बाइंग एक्टिविटीज़ को, सेलिंग एक्टिविटीज़ को। तो बाइंग बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर्स को सेटिस्फेक्शन देना चाहिए, पूरा प्रोडक्ट की डिज़ाइन अच्छी होनी चाहिए, जो फैशन चेंजेस होते हैं उनके हिसाब से आपको भी चेंज करना पड़ता है अपने प्रोडक्ट न्यू वंस की तरफ। मार्केटिंग चैनल क्या यूज़ कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल क्या है, मतलब सप्लायर से कंज्यूमर तक, फिर रिटेलर, सेलर, ठीक है, कैसे आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में उतार रहे हो, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके का यूज़ कर रहे हो अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज़ क्या है, ठीक है, मीन ऑफ एडवर्टाइजिंग क्या है, कौन से मोड से, टेलीविज़न मोड से या फिर किसी बंदे के द्वारा, या फिर बहुत सारे मोड्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड से, कैसे आप एडवर्टाइजिंग करा रहे हो, ठीक है। और कॉम्पिटिटर्स को, इन सभी चीज़ों को मार्केटिंग एनवायरनमेंट में ध्यान रख के तब यूज़ किया जाता है बाहर के एनवायरनमेंट को, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को। एंड द लास्ट वन, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। देखिए जो फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजीज़ होती हैं तो उससे क्या होता है, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजीज़ को आपको भी उन चेंजिंग टेक्नोलॉजीज़ के साथ चेंज होना पड़ता है, मॉडिफाई होना पड़ता है, और एक न्यू वंस प्रोडक्ट को लॉन्च करना पड़ता है उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो इनोवेट हो रहा है मार्केट में, ठीक है। टेक्नोलॉजी रीचेस पीपल थ्रू बिजनेस के थ्रू, ठीक है, और टेक्नोलॉजी रीचेस पीपल्स थ्रू बिजनेस के थ्रू ही लोग वक्त टेक्नोलॉजीज तक पहुंचते हैं, ठीक है। आपके बिजनेस के थ्रू ही पीपल्स टेक्नोलॉजी तक पहुंचते हैं। दैट मीन्स कि जैसे ही कोई भी टेक्नोलॉजी चेंज हुई, ठीक है, और आपने उसके हिसाब से अपना प्रोडक्ट को इनोवेट करवाया और मार्केट में उतार दिया, तो बंदा उसी समय मतलब उसको परचेज कर लेगा। तो क्या होगा, वो आपके बिजनेस बिजनेस में जो आप टेक्नोलॉजी यूज़ करके जो सेल कर रहे हो प्रोडक्ट, तभी तो वो उस तक पहुंच सकता है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्विजिशन, और आप क्या कॉस्ट लगा के उन टेक्नोलॉजी को एक्विजिट कर रहे हो, परचेज कर रहे हो। तो दीज आर द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है।
ठीक है, जिनको ध्यान में रखना पड़ता है, सोसाइटी के लिए वर्किंग करना पड़ता है, पॉलिटिकल को भी ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी सोचना पड़ता है, और जितने भी एक्ट्स होते हैं उन एक्ट्स के अंदर रह के आपको विद रूल्स रेगुलेशन और प्रोविजंस के अंडर आपको वर्किंग करना पड़ता है, मार्केटिंग एनवायरमेंट के लिए ध्यान रखना पड़ता है, और जो टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही है उन सभी चीज़ों के लिए ध्यान रखना पड़ता है। तो आई होप लर्नर्स आपको समझ में आया हो। थैंक यू।